गुड मॉर्निंग टू एवरी बच्चा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो फिज़िक्स है उसके अंदर अगर आप फिज़िक्स देखोगे तो उस फिज़िक्स में आपने पढ़ा कि उसके दो प्रिंसिपल हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। ठीक है, यूनिफिकेशन में क्या था कि आप एक डाइवर्स फिनोमिना को सिंपल फैक्ट से बता सकते हो और एक बल्क मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको भी बड़े सिंपल तरीके से आप बता सकते हो। तो ये दो प्रिंसिपल थे फिज़िक्स के। उसके बाद आपने फिज़िक्स का जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था वो ये था कि फ़िज़िक्स दो तरह के लेवल्स में बटी हुई है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप बहुत छोटी चीज़ मतलब एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हो, दैट इज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करो तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में आपने क्या पढ़ा, मैकेनिक्स, डायनामिक्स मैकेनिक्स पढ़ोगे, डायनामिक्स पढ़ोगे, ऑप्टिक्स पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे। अब उसके बाद फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस का जिक्र होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फोर्सेस, दीज फोर्स आर फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, second one is weak nuclear force, third one is weak nuclear force के बाद electromagnetic force, and the fourth one is स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कुछ एक साइंटिस्ट के नाम भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब फिजिक्स में चार फोर्सेस का जिक्र है, उसमें सबसे पहली फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर हम इस फोर्सेस को करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज है, आप ये देखो कि सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब होता है, देखो अगर आप ये देखोगे बच्चा कि अपने यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और सभी प्लैनेट एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बाइंड हैं। जैसे ये दो चौक भी देख लो, लेकिन ये तो चलो ग्रेविटी ये नीचे गिर जाएंगे, लेकिन इनके बीच में क्या ग्रेविटेशन एग्जिस्ट कर सकती है। यस, अगर वहां बॉडी का दो मास है, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस है, तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर यूनिवर्स में देखोगे मून का अर्थ के साथ बाइंड करना, ठीक है, सन के एक सेम डिस्टेंस पे अर्थ को रहना और उस ऑर्बिट में घूमना, इन सब को मतलब जो इन सब का एक कारण है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसी चीज को लेके चले हम। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो दो प्लैनेट है मान लो, इन दोनों के बीच में सेंट्रल फोर्स एक एग्जिस्ट करती है, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू प्लैनेट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर आप ये देखोगे कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो डिपेंड किस पे करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, मतलब ये मास ऑफ वन बॉडी और ये मास ऑफ सेकेंड बॉडी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों बॉडी के मास पे करती है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं आपको कि अगर आप ये देखोगे कि आपके पास एक अर्थ है, ये अर्थ हो गई मान लो, और इस अर्थ के ऊपर एक सेब गिर रहा है भैया। क्या गिर रहा है, सेब गिर रहा है। क्या ये सेब इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा? हाँ करेगा भाई, ये जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, करेगा। लेकिन इस बॉडी का मास इसके मुकाबले इनफाइनाइट है, जिसके कारण अर्थ सेब की तरफ नहीं जाती, लेकिन सेब किसकी तरफ आ जाता है अर्थ की तरफ। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब
इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इसको कंबाइंड करने के बाद F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिलता है आपको m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको इक्वल में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू G, यहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is exist between the two planets, two bodies, और ये जो फोर्स होती है, this force is force of attraction, not force of repulsion। ये बात याद रखें आप, this is the force of attraction। I hope समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ग्रेविटेशनल, अब जो आपने यहां G लिखा, that is ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अगर आप इसकी यूनिट निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, F का क्या होता है न्यूटन, R की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और नीचे होता है मास 1 मतलब kg स्क्वायर। तो आपको ये वैल्यू जिंदगी भर लाइफ टाइम अचीवमेंट है इस ठीक है इसका, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आप 9th में अगर ध्यान हो तो। ठीक है, मास का केजी, मास की केजी, और आर की मीटर स्क्वायर, तो क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ या ग्रेविटेशनल फोर्स है भैया ये। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है और पूरे यूनिवर्स में लगती है। दिस इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर बात करें कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे, पहली प्रॉपर्टी है दिस इज अ यूनिवर्सल फोर्स। कौन सी फोर्स है ये, यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है, अगर आप सेकंड देखोगे सेंट्रल फोर्स है भैया। कौन सी फोर्स है भैया, सेंट्रल फोर्स, बता दिया मैंने कि सेंटर से लगती है। उसके बाद तीसरा है वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। अगर चौथा पॉइंट लिखोगे तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ, या दिस is the force of attraction, this is the force of attraction, this is the force of attraction। okay, और एक और बात इसमें, this force obey inverse square law, ला। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर ला कैसे ओबे करती है ये बात आप याद रखें। इनवर्स स्क्वायर ला ओबे कैसे करती है, देखिए एफ इज क्या था, इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर था। तो इस आर स्क्वायर के कारण ये फोर्स किसको ओबे करती है, इनवर्स स्क्वायर ला, मतलब रेडियस के ऊपर स्क्वायर है तो हमेशा ये ओबे किसको करती है, इनवर्स स्क्वायर ला को। तो ये बात भी आप हमेशा याद रखें। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप इसको अच्छे से कर लें। तो आज मतलब आपको स्टार्टअप है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप अच्छे से याद कीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद तीनों फोर्स मैं एक ही सेशन में पढ़ाऊंगा। आप इस चीज को अच्छे से कर लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, क्या नहीं होती। दो बॉडीज होती हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इस चीज को अच्छे से आप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।